नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हमारे पड़ोस की, जहां का असर कई बार हमारे ऊपर भी पड़ता है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने जमान पार्क से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अब इस्लामाबाद ले जाया गया है। इमरान खान अब अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इसके कारण, जो सजा उन्हें हुई है उसके कारण। साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए, इसका मतलब क्या है इस गिरफ्तारी का और आगे क्या हो सकता है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम अपने एक मेहमान का इंतजार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच जेके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं। स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है उसका पूरा अंदेशा तो था ही कि ऐसा होगा, और इसका सीधा सीधा ये भी मतलब है कि ये चुनाव को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसका जो असर है वो क्या होगा? पिछली बार जिस तरह से हमने देखा था कि काफी प्रोटेस्ट हुए थे सड़कों पर, जिसको कहते हैं बिल्कुल पिच्ड बैटल्स लोगों और सुरक्षा बलों के बीच हो रहा था, क्या उस तरह की तस्वीर दिखेगी या वैसा अब नहीं हो पाएगा? देखिए कादम्बिनी, मेरे ख्याल से अभी वो स्थिति नहीं है जो 9 मई को थी, जब इमरान खान की गिरफ्तारी होने के बाद ही तुरंत बहुत अफरा तफरी और आगजनी का माहौल मच गया था और उन लोगों को मिलिट्री रूल के तहत की सुनवाई हो रही है और सजा भी दी जाएगी। इस बार इमरान खान ने ये एहतियात बरता है कि उन्होंने पहले से ये कह दिया था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, लोग शांति भंग न करें, आप शांतिपूर्ण आंदोलन करें, और ये पहले से मालूम था। इसीलिए आज जब कोर्ट ने सजा सुनाई, उसके पहले जब कोर्ट 9:30 बजे बैठा तो इमरान खान के वकील अनुपस्थित थे और बार बार 3 बार बुलाने के बावजूद 12 बजे तक वो नहीं आए, तो 12 बजे उनकी अनुपस्थिति में कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पक्ष को, इमरान खान जी को पता था कि हाँ, आज फैसला उनके हक में नहीं जाएगा, उनके विपरीत होने वाला। इसीलिए पहले से उन्होंने ये देखते हुए कि कहीं फिर हिंसा न भड़क जाए, उन्होंने उससे अपना दामन बचाते हुए पहले ही कह दिया कि अपील कर दी कि देखिए, आप लोग घरों में न बैठ, लेकिन बाहर निकल करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, ताकि अगर मान लिया कि प्रदर्शन बाहर निकल कर होने पर ये अगर हिंसक हो जाए तो इमरान खान को होश न दिया जाए, जैसे पिछली बार किया। दूसरी चीज ये कि उनको ये भी डर है कि पिछली बार की हिंसा के बाद पार्टी के कई लोगों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था, कई महत्वपूर्ण मंत्रियों, बिल्कुल वो फिर न जारी हो, इसलिए इमरान खान ने ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल से अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको वहां से निकाल करके कोर्ट लखपत जेल में डाल दिया गया है। और जैसा कि आपने बताया कि उनके ऊपर इलेक्शन 5 साल तक इलेक्शन लड़ने की भी पाबंदी है। लेकिन यहाँ पर एक ये देखने लायक है, भले ही कोर्ट ने उनको कानून के मुताबिक सजा दी है, लेकिन क्या इमरान खान अकेले दोषी थे तोशाखाना रूल्स के वायलेशन? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान में हमने अक्सर ये देखा है, पाकिस्तान से भी हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार, एक सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, आफताब मुंगेरी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका मुंगेरी साहब। आज जो हुआ है, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है इमरान खान को, सीधी सीधी बात ये समझ में आती है कि ये इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट ना कर सकें, हिस्सा न ले सकें, इसलिए ये गिरफ्तारी एक तरह से हुई है। कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सबूतों को देखते हुए होगा,
हो सकता है कि सही हो, लेकिन कई ऐसे करप्शन केसेस कई और नेताओं पर हैं। लेकिन इसका सीधा संबंध क्या पाकिस्तान में भी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है या कुछ और? देखिए जी, ये दो चीजें हैं जो आपने बयान की हैं, बड़ी अहम है। एक तो वो पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो रहनुमा हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर निकालने के लिए ये फैसले अब जो आ रहे हैं वो बड़े अहम है, क्योंकि इमरान खान अगर नाअहल हो जाते हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और इलेक्शन में अगर मैदान में नहीं होंगे तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से अक्सरियत नहीं मिलेगी। दूसरी बात बड़ी अहम है, जो करप्शन के इल्जामात हैं, कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर जो है मैसेजेस दिए, वाज़ेह तौर पर उनको बुलाया, और ये पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल पे हम भी रिपोर्ट करते रहे, मुख्तलिफ टॉक शोज में भी कहते रहे कि इमरान खान को जो है अदालतें बुला रही हैं मगर जो है वो अदालत नहीं जा रहे। एक तो ये बात तय है कि अदालतों का फैसला जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान को कहीं ना कहीं अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, या फिर जो है सिंध हाई कोर्ट हो, या फिर KPK की बात करें जो जहां पे उनकी हुकूमत थी। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी इल्जाम जो है वाज़ेह तौर पर मुखालिफ जो इमरान खान के हैं वो ये भी लगा रहे थे कि इमरान खान को जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है, माजी में ना तो नवाज शरीफ को उस तरह से रिलीफ मिला, ना आसिफ अली जरदारी को मिला, ना तो उनकी हमशीरा जो फरियाल टारपुर साहिबा थी उनको मिला, ना मरियम नवाज को इस तरह से रिलीफ मिला। उन्होंने सजाएं भी काटी, जेल भी काटे और बंदिशें भी काटी, मगर इमरान खान को पिछली दफा भी जब गिरफ्तार हुआ तो 24 घंटे में के अंदर 12 घंटे के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदियाल ने जिस तरह से उनको रिलीफ फराहम किया, तो वो भी इस वक्त ज़ेर बहस है कि अदालतें कहीं ना कहीं उनको रिलीफ दे रही। आज की जो गिरफ्तारी है इसका वो मतलब क्या है? क्या ये समझा जा रहा है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हालांकि ये पहला अभी ऑर्डर है, सेशन कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, जब जाएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट से आपको लग रहा है कि उन्हें राहत मिल जाएगी, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए जी, बिल्कुल आपने उस बात की जो है नफी कर दी और उस बात पर तवज्जो दिलवाई कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से माजी में मैंने आपके सामने अर्ज किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, JUIFA और दीगर जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, इत्तेहाद में हैं, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर भी जो है तनकीद करती रही हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाता है। तो अभी भी ये जो आपने बात की कि अभी ये सेशन कोर्ट का फैसला है, अगर ये हाई कोर्ट में जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और तमाम सियासी पार्टियां वो कह रही हैं इनको रिलीफ मिल जाएगा, मगर इतनी आसानी से अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान की अदालतों पे और उन फैसलों पे एक तारीखी सवालिया निशान होगा। इतने एविडेंस होने के बावजूद भी जो है अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो यकीनन तौर पर जो तनकीद होगी वो बड़ी अहम होगी पाकिस्तान के कानून पर और इंसाफ पर। जी, JK त्रिपाठी साहब, वहां पर जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका भारत के लिए क्या मतलब है? क्योंकि हमने ऐसे तो बातचीत हर तरह से बंद कर रखी है, लेकिन तब भी क्या कोई असर होगा? देखिए, मेरे ख्याल से इसका कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पैराडॉक्स ये है कि चाहे पार्टी A आए, चाहे B आए, चाहे C आए, सबका एक ही रवैया रहता है, सब मिलिट्री के अंडर में रहते हैं, सबके पीठ के पीछे बंदूक लगी थी, तो इसलिए उसका कोई असर नहीं होगा। भले ही आपने देखा भी शहबाज शरीफ ने बड़े जोर शोर से घोषणा की कि नहीं, हमें भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए, भारत के साथ रिश्ते बहाल करने चाहिए, लेकिन सवाल ये है उनके इस अनाउंसमेंट का, उनके इस बयान का कितना असर हो, क्योंकि वो खुद कुछ दिनों के मेहमान, तो ये वो एक राजनेता के तौर पे नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं अपने वोट बैंक के वो करने के लिए, ताकि अपने वोटर्स को। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं JK त्रिपाठी साहब, ये बार बार हम सुनते हैं, जैसा आपने अभी के भाषण के बारे में बताया, असल में उन्होंने उसमें एक बार भी भारत का नाम नहीं लिया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो उन्होंने कहा कि बेहतर रिश्ते होने चाहिए, उसमें इंडिया का नाम कहीं नहीं आया। तो इस पर भी सवाल उठे कि जब नाम तक नहीं ले रहे हैं तो फिर किस तरह की बातचीत, किस तरह के रिश्ते की बात कर रहे हैं। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, और आगे और भी इस पर हम जानकारी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और आगे हम बात करेंगे कुछ और अहम खबरों के बारे में।
एक चर्चा आपने बार बार सुनी होगी कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स यूपीएससी में क्यों जाते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई जो बाकी ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनके चांस वो ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो जो बेहतर कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं। जो एक स्पेशलाइज स्टडी है वहाँ पर वो पढ़ने के बावजूद वो काम वो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से वेस्ट है। अब बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अगुवाई वाली संसद की एक स्थायी समिति ने यह कहा है कि सिविल सर्विसेज में जाने के जुनून के कारण शायद बाकी क्षेत्रों पर असर डाल रहे हैं और वक्त है कि यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में बदलाव हो। जो आंकड़े इस समिति ने दिए हैं उसके मुताबिक जो उम्मीदवार चुने गए उनमें से 70% टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। 2011 से 2020 के बीच चुने गए उम्मीदवारों में 3 में से 2 या तो इंजीनियर थे या डॉक्टर। 2011 में जहां 46% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चुने गए उम्मीदवार, वहीं ये संख्या 2020 में 65% तक पहुंच गई। हालांकि मेडिकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत 2011 के 14% से 2020 में गिरकर 4% हो गया। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड जिससे आते हैं उम्मीदवार, उनका प्रतिशत करीब 23 से 28 के बीच झूलता रहा है। कुछ और सुझाव भी समिति ने दिए हैं, जैसे परीक्षा और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 6 महीने में पूरी कर ली जाए। अभी लगभग पूरा साल लग जाता है। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो, इनसे वक्त जो है वो घटेगा और जो उम्मीदवार हैं उनका वक्त जो है वो ज़ाया नहीं होगा और चुनाव भी जल्दी होगा। तो ये सुझाव इस स्थायी कमेटी ने दिए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी तनवीर जफर अली जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जफर अली साहब। ये जो सुझाव दिए हैं जी, जो इसके लिए सुझाव दिए गए हैं इस समिति की तरफ से, ये चर्चा हम बहुत साल से सुन रहे हैं कि क्यों आते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग वाले। क्या आपको लगता है कि ये सच में एक तरह से लॉस है, जो ये समिति कह रही है कि लॉस हो जा रहा है और वो अपने क्षेत्र में बेहतर कर सकते थे? गुड इवनिंग कादम्बिनी जी, आई एम ऑनर्ड टू बी इन योर शो। और जो आपने इस समिति के बारे में बताया, जो ये सुझाव हैं, मैंने एक नजर उस पर डाली थी। आंकड़े तो आपने बता ही दिए हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इन सर्विसेज का आपको बताना चाहूंगा। सरदार पटेल का ही ये विजन था। उन्होंने ही यूपीएससी और आईएएस की इनकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। 47 से पहले आईएएस को कहा जाता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें बहुत कम इंडियंस होते थे, और आईपीएस को कहा जाता था आईपी, इंडियन पुलिस। 47 के बाद दे बिकेम आईएएस एंड आईपीएस नंबर 1। नाउ सरदार पटेल ने एक बार मेटकाफ भवन में अपने स्पीच पे कहा था कि जो मैं ये सोच रहा हूँ इस सर्विस के बारे में, ये भारत का एक स्टील फ्रेम होगा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और इनके ऑफिसर्स को ये सपोज किया जाता है कि डिग्निटी अपहोल्ड करेंगे, इनकरप्टिबिलिटी अपहोल्ड करेंगे और इम्पार्शियलिटी को अपहोल्ड करेंगे। दूसरा, ये पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ना कम्युनल रैंगल्स में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो समिति कह रही है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो हैं उनका वेस्ट हो जा रहा है, उसका क्या? अब मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, इस साल के आंकड़े के हिसाब से एक साल में इंडिया में 15 लाख बीटेक बनते हैं, 15 लाख टेक्निकल ग्रेजुएट्स बनते हैं, 90,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स निकलते हैं और 53,000 आयुष बनते हैं। नाउ अगर हम पिछले साल की वैकेंसीज पे जाएं तो आईएएस की थी 180, आईपीएस की 200, इंडियन फॉरेन सर्विस की 37, और बाकी जो अलाइड सर्विसेज हैं, इडास है, आईआरएस है, और भी सब हैं, उन सब का मिला के करीब करीब 937 का टोटल था। तो मेरा कहना ये है कि नंबर 1 तो क्या 25 लाख इंजीनियर जब निकलते हैं, क्या उनके लिए जॉब्स हैं हमारे कंट्री में? नंबर 1। नंबर 2, जब हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर में सिलेबस पे लिखा हुआ है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो आप 2 ग्रेजुएट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसका फंडामेंटल राइट है, वो जो प्रोफेशन चाहे चूज करे। सो क्लास 12 जब बच्चा करता है तो उसके आगे वो इतनी क्रूशल एक टाइम होता है, वो इतना मैच्योर नहीं होता है। वो उस वक्त कैरियर की फिक्र करता है कि मैं या तो पीएमटी में बैठ जाऊं और या मैं उधर इंजीनियरिंग में चला जाऊं, अपना कैरियर पहले सिक्योर कर लूं। क्योंकि उससे फायदा ये है कि एक कैरियर जब वो सिक्योर कर लेता है,
तब वो इस लायक होता है कि वो ये डिसाइड कर सके तो क्या इसको मैं आप सिविल कह रहे हैं कि सर्विस पे जाऊं। इसको लॉस नहीं माना जा सकता है एक तरह से। अगर इसके पक्ष में बात की जाए जैसे आप कर रहे हैं, तो इसमें एक तरह से एज मिलता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनको टेक्नोक्रेट कई बार कहा जाता है, और मेडिकल फील्ड से भी जाते हैं। क्या ये बेहतर होता है उनके समझ के लिए अपनी काम करने को? देखिए, बेसिकली तो ये ह्यूमन माइंड है, उसका माइंडसेट है कि जो उसको एक अच्छा अफसर या अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील बनाता है। बट जो आदमी एमबीबीएस और बीटेक करके आईआईएम्स को छोड़ दिया इन्होंने, आईआईएम वाले भी आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम वाले इंडिया टॉप करते हैं। कमी तो डॉक्टरों की भी बताई जाती है, डॉक्टरों की भी काफी कमी बताई जाती है देश में। दूसरी बात यह है कादमिनी जी कि हमारे यहाँ जो अब हालात दुनिया के हो गए हैं, पैंडेमिक के, स्पेशली अभी जो हुआ है ये कोविड का, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ रातों रात फायर कर दिए जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में ये है कि रिकॉग्निशन है, पावर्स हैं, एक इंस्टीट्यूशनल वैरायटी है, चैलेंजिंग जॉब है, उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है कि 60 साल की उम्र तक आपकी नौकरी चलनी है, विच हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई जरूरी नहीं है, अब सरकारी नौकरी भी चली जाती है। देखिए आप ऐसे काम करेंगे, गबन करेंगे, डकैती डालेंगे, क्राइम करेंगे, तब तो किसी भी नौकरी चली जाएगी। मेरा मतलब ये है कि इन जनरल ये नहीं होता कि रातों रात जो है एक ऑफिसर जो है वो फायर हो जाएगी, सुबह आप प्लीज यू आर नॉट वांटेड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये कोई लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता कि अगर इनमें से 60, 70, 80 इंजीनियर, डॉक्टर अगर सर्विसेज में चले जाते हैं तो कौन सी कमी हो जाएगी इंडिया की जो आउटपुट है। तो आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस। वक्त हमारे पास तनवीर जफर साहब खत्म हो गया है, लेकिन काफी ये इंटरेस्टिंग चर्चा है, आगे भी उम्मीद करेंगे कि कभी करें। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हालांकि ये सही बात है कि लोग अपना करियर चुनते हैं और चाहते हैं कि सिक्योर हो उनका करियर, और उसमें से कुछ लोग ज़रूर जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो एक प्लस माइनस जो है वो हो सकता है, और इसी के ऊपर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। अब संसद की समिति ने ये बात कही है तो एक इस पर चर्चा चल पड़ी है फिर से। फिलहाल एक ब्रेक हम लेते हैं और लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए अब एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फिर हिंसा भड़क गई है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए 3 लोगों में से 2 पिता पुत्र हैं। संदिग्ध उग्रवादियों ने गांव पर रात 2 बजे हमला किया। इसके साथ ही इलाके में आगजनी की भी खबर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिष्णुपुर जिले में और सुरक्षा बल भेजे गए, साथ ही हाल में लूटे गए ज्यादातर हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मणिपुर से एक बीजेपी विधायक ने हिंसा को लेकर केंद्रीय बलों पर भी सवाल उठाए हैं। It's very sad with what is happening right now in our state, how these militants or these terrorists, because they're terrorizing people, are coming all the way from another district and coming into the valley area and killing people in their homes while they are sleeping. It's something which really needs to be answered now. And we've already written a memorandum to the Union Home Minister that there are certain security forces which is still creating some kind of an uneasiness between the people and the state. I would just like to request that, at this point of time, how on earth could there be such a security lapse? Who is responsible for it? भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 का अब तक का सफर ठीक रहा है और सब यूं ही चलता रहा तो आज शाम तक वो चांद की परिक्रमा में ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसरो को उम्मीद है कि 15 दिन बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास यान सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। चांद भारत के चंद्रयान 3 उपग्रह का स्वागत करने को तैयार है। 21 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद के नजदीक पहुंच रहा है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से बाहुबली रॉकेट द्वारा
सफल लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में था तो इसरो ने 5 अभ्यास के जरिए परिक्रमा की ऊंचाई बढ़ाई। 1 अगस्त की मध्यरात्रि को स्लिंगशॉट ऑपरेशन द्वारा चंद्रयान 3 चांद की दिशा में मोड़ा गया। अब वो चांद के 3.84 लाख किलोमीटर लंबे सफर पर है। चांद की परिक्रमा में 5 अगस्त को पहुंचने की उम्मीद है। मुश्किल और सटीक कार्यवाही में अंतरिक्ष यान को धीमा करके चांद की परिक्रमा में लाया जाएगा। फिर वो चांद के नजदीक स्थिर किया जाएगा। सब ठीक रहा तो 23 अगस्त 2023 को विक्रम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इसके बाद रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग कामयाबी से हुई तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। भारत का झंडा चांद पर पहुंचेगा और वैज्ञानिक प्रयोग शुरू होंगे। पल्लव बागला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश की बात में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।